अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेवलपमेंट ऑफ चिक। तो चिक की डेवलपमेंट एक चिक हमारे पास एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे इनमें डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती हैं वो सिमिलर होती हैं। जो बेसिक इनका डेवलपमेंट का प्लान होता है वो सेम होता है। एम्ब्रियोलॉजिकल जो स्टेजेस होती हैं उनमें बहुत हद तक मुशाबहत पाई जाती है। तो चिक की डेवलपमेंट अगर हम लें तो चूजे के अंदर किस तरह से अंडे से चूजा पूरा किस तरह से बनता है, उसकी स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन की बात हो जाए। मुर्गी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, यानी मुर्गी की बॉडी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन होगी। और जो ओवम है या एग है ये ओविडक्ट के अंदर या फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। फेलोपियन ट्यूब तकरीबन 2 फीट लंबी ये ट्यूब होती है। इसी ट्यूब के अंदर शेल को सेक्रीट करने वाले ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें शेल ग्लैंड कहा जाता है। शेल ग्लैंड क्या करेंगे, इस फर्टिलाइज हुए हुए एग के ऊपर एक जो शेल होगा उसको सेक्रीट कर देंगे और इस तरह से शेल्ड एग ले किया जाएगा। और जब एक दफ़ा अंडा दे दिया जाता है, मुर्गी अंडा दे देती है, तो उसमें वक्ती तौर पर क्या होता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, डेवलपमेंट उसमें सीज हो जाती है। क्योंकि मुर्गी के अंदर जो बॉडी टेम्परेचर था वो और था, अब जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो वेरिएट करता है। तो इस वजह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आने के बाद एग के अंदर डेवलपमेंट सीज हो जाएगी। अब डेवलपमेंट दोबारा कब शुरू होगी, डेवलपमेंट करवाने के लिए क्या चाहिए है, सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर जो बर्ड्स का अपना है, जो हैन का अपना है, अराउंड अबाउट 37 डिग्री सी। तो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी जब 37 डिग्री सी टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा। अब इससे दो तरीके हैं, या ये नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर बाय नेचुरल प्रोसेस इसको प्रोवाइड हो सकता है कि मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है तो मुर्गी का जो 37 डिग्री सी टेम्परेचर है वो अंडों को मिलता है और उनके अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। दूसरा तरीकाकार इसमें है आर्टिफिशियल मेथड है। इसमें इंक्यूबेटर के अंदर एग्स को रखा जाता है और टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री सी के दरमियान सेट कर दिया जाता है। तो इस टेम्परेचर पे ग्रोथ इनिशिएट हो जाती है, डेवलपमेंट दोबारा से शुरू हो जाती है। और ये 21 डेज से बाद जो हैचिंग है ये होगी, यानी अंडे से चूजा जो है वो निकल आएगा तकरीबन 21 दिन के अंदर अंदर। अब ये तमाम जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट का, उसको हम डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहली स्टेज हमारे पास आती है क्लेवेज। क्लेवेज कहते हैं डिवीजन को, सीरीज ऑफ सेल डिवीजन होती है और रिपीटेडली सेल डिवाइड करते हैं। और ये डिवीजन होती कहाँ पे, क्लीवेज कहाँ शुरू होती है, ये एक डिस्कॉइडल, इसको क्लीवेज कहा जाता है। डिस्कॉइडल क्यों, क्योंकि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर हम एक एग को लें तो सबसे बाहर इसमें शेल होता है, शेल के अंदर उसके मेम्ब्रेन पड़ी होती हैं और मेम्ब्रेन के अंदर एसेसरी कुछ ग्लैंड्स हैं, जिस तरह के इसमें एग वाइट जो पड़ा हुआ है उससे ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। फिर आगे यॉक है, यॉक को एग वाइट से सेपरेट करने वाली भी एक क्या होती है, बारीक लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है। जबकि यॉक की करीब या कह लीजिए इसे अपर साइड पे क्या होगा, एक डिस्क होगी। इस डिस्क को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की ये डिस्क है और चूंकि जो डिवीजन है वो इस डिस्क में शुरू हो रही है, इसलिए ये क्लीवेज बर्ड के अंदर जो क्लीवेज है इसको कहते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। ये हमारे पास एक एग है और एग के अंदर ब्रोकन एग है ये। इसमें ये यहाँ पे जो यॉक के ऊपर ये एक स्पॉट है, ये छोटा सा कतरा है, कतरा सा नज़र आ रहा है। तो ये वाइटिश कलर का एक डिस्क है जिसके अंदर क्लीवेज शुरू होती है, जिसकी बिना पर इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज कहा जाता है। अब डिस्क के अंदर जो क्लीवेज शुरू होगी, क्लीवेज के प्लान्स को हम ले देखें तो इसमें जो क्लीवेज प्लेन्स चल रहे होते हैं, पहली क्लीवेज, दूसरी और तीसरी, 3 क्लीवेज के जो प्लेन्स होते हैं, जो इसमें कह लीजिए कि उनकी डायरेक्शन होती है वो क्लियर है। और उसके बाद इरेगुलर फॉर्म में और अनरेगुलेटेड फॉर्म में कह लीजिए
जो ग्रोथ होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये पहली क्लीवेज है, वर्टिकल होगी, दूसरी क्लीवेज भी वर्टिकल होगी। ये देखने में बज़ाहिर लग रहा है कि शायद ये एक वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, नहीं, ये भी वर्टिकल होगी, दूसरी क्लीवेज भी, पहली क्लीवेज भी वर्टिकल है, दूसरी क्लीवेज भी वर्टिकल है। ये अभी मैं डायग्रामेटिकली इसको जो है ना वो बल्कि लाइव इसमें डेमोन्स्ट्रेशन में बताऊंगी आपको। एक थर्ड वाली जो क्लीवेज होती है वो समहाउ हॉरिजॉन्टल होती है। तो 3 क्लीवेज के बाद जो डिवीजन है उसमें मल्टी डायरेक्शनल डिवीजन शुरू हो जाती है। 3 डिवीजन के बाद जो 8 सेल इसमें बन चुके होते हैं, 8 के अंदर अगली डिवीजन से 16 और 32 और 64 सेल अनटिल के एक राउंड मैस ऑफ सेल बनता है, एक बॉल ऑफ सेल बनती है, क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ सेल, जिसके अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं, सेंट्रल पॉइंट के अंदर स्मॉलर और डिफाइंड सेल होते हैं, जबकि इसकी आउटर साइड पे क्या होते हैं, पेरिफेरल साइड पे लार्जर और थोड़े इसके अंदर फ्लैटेंड जो है वो थोड़े थोड़े फूले हुए सेल होते हैं। इस बॉल ऑफ सेल को मोरूला कहा जाता है। ये क्लीवेज का प्लान हम समझें तो इसमें हम यूं ले सकते हैं, कोई भी अगर सेल है, हम कंसिडर करते हैं कि जो हमारे पास डिस्क है, ब्लास्टोडिस्क जिसको कहते हैं, तो उसमें पहली वर्टिकल डिवीजन उसमें आएगी, पहली इस तरह से ये 2 ब्लास्टोमर बन जाते हैं इसके अंदर। अगली भी क्लीवेज क्या है, वर्टिकल ही है, यूं। अब इसमें क्या हुआ, ये वर्टिकल डिवीजन के बाद हमारे पास 4 ब्लास्टोमर्स आ गए, 2 ये और 2 ये 4 ब्लास्टोमर आ गए। नेक्स्ट जो इसमें डिवीजन का प्लेन होगा वो वर्टिकल नहीं है, यानी यूं नहीं है, यूं नहीं है, बल्कि क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा। और हॉरिजॉन्टली ये सारे सेल्स को क्या करेगा, ये चारों ब्लास्टोमर्स को आगे 8 ब्लास्टोमर के अंदर डिवाइड कर देगा। और इसके नतीजे में क्या होता है कि जो लोअर पार्ट है, ये सारा के सारा यॉक के ऊपर ये डिवीजन शुरू हुई भी थी, यॉक नीचे सारी पड़ी हुई है। अब यहाँ यॉक से इन तमाम हिस्सों की क्या लें, सेपरेशन जो है वो शुरू हो जाती है। और अगली डिवीजन में क्या है, इस तरह भी, इस तरह भी, इस तरह भी, यानी हर सेल ने क्या करना है, इस सेल ने डिवाइड करके 2 बनाने, इसने भी 2 बनाने, इसने भी ब्लास्टोमर ने 2 बनाने, तमाम के तमाम 8 जो ब्लास्टोमर होंगे ये फर्दर डिवाइड करके 16 ब्लास्टोमर, और 16 से नेक्स्ट 32 एंड 64 ब्लास्टोमर की फॉर्मेशन। और फाइनली क्या बनेगा, एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल और सॉलिड मैस ऑफ सेल बन जाएगी, जिसको मोरूला कहा जाता है। मोरूला शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े वक्त के लिए बनता है और इसके बाद ये कन्वर्ट होता है नेक्स्ट स्टेज के अंदर, जिसको ब्लास्टूला कहा जाता है। ये ऐसी स्टेज होती है जिसके 2 मेजर कैरेक्टर हैं। एक तो इसके अंदर सेगमेंटेड कैविटी बनती है, इस सेगमेंटेड कैविटी को ब्लास्टोसील कहा जाता है। ये रीअरेंजमेंट ऑफ सेल की वजह से वजूद में आती है, यानी मोरूला के जो सेल हैं ये क्या करते हैं, रीअरेंज होते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो रीअरेंजमेंट के नतीजे में क्या बनती है, एक ये कैविटी बन रही जिसको ब्लास्टोसील कहा जाता है। और ब्लास्टोसील के ऊपर जो कैप ऑफ सेल है इसको क्या कहते हैं, इसको ब्लास्टोडर्म कहते हैं, ब्लास्टोडर्म। ये ब्लास्टोसील के ऊपर ब्लास्टोसील कैविटी अपेयर होगी और कैविटी के ऊपर जो कैप ऑफ सेल है इसको बोलेंगे ब्लास्टोडर्म। अब ब्लास्टोडर्म और ये सारी जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ बन रही है, ये यॉक के ऊपर ही बन रही है। अच्छा, अब यॉक के ऊपर ये सारे जो सेल इसमें बन रहे होंगे तो ये इनमें से कुछ हिस्से अभी भी क्या हैं, यॉक के साथ इस तरह से क्या होंगे, जॉइंटेड होंगे। बाकी सारे जो है ना वो सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन कुछ जगह अभी भी जुड़ी हुई हैं। जो जगह इसमें अभी जुड़ी होती हैं वो कहलाती हैं या बनाती हैं जोन ऑफ जंक्शन। तो ये जोन ऑफ जंक्शन हम इसको समझेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास ब्लास्टोसील है, ये ब्लास्टोडर्म है, और ये सारी जो स्ट्रक्चर है यानी ये स्टेज जो है ब्लास्टोला की, ये किसके ऊपर है, यॉक के ऊपर। ये शेल है और शेल के अंदर ये यॉक है और ये सारी एग वाइट चल रही है, जबकि यॉक के बिल्कुल ऊपर ये सारा ब्लास्टोडर्म और ब्लास्टोसील और इसी तरह से ये जो एरियाज एक दूसरे के साथ अभी जॉइंटेड हैं, यॉक के साथ जॉइंटेड हैं, ये जोन ऑफ
जंक्शन कहलाता है। अच्छा, बाकी तो जो है ये राउंडेडली तो इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन अगर ये हमारे पास ब्लास्टुला है, और ब्लास्टुला को हम यूं भी जन्म देखेंगे, ये यॉर्क है और यॉर्क के ऊपर ये सारी पड़ी हुई है ब्लास्टोडम, यानी ये एक एंगल से हम इसको जन्म देखते हैं, कॉम्पैक्ट लेयर है। अब जो ब्लास्टोडम है, जो ब्लास्टोसील के ऊपर पड़ी होती है, यानी यूं, ये ब्लास्टोसील और ये ब्लास्टोडम, इसी को ही हमने थोड़ा एक्सपैंड करके दिखाया है। इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सेल होगी, रीअरेंजमेंट ऑफ सेल होगी, और इसके नतीजे में क्या होती है, गैस्ट्रुलेशन होती है। गैस्ट्रुलेशन के जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं, इसमें ब्लास्टोडम जो लेयर थी सेल्स की, ब्लास्टोडम स्प्लिट होती है, टूटती है, और इससे दो तहें बनती हैं। ये हमने दो तहें, यहाँ ये कंबाइंड फॉर्म में है, यहाँ ये ब्लास्टोडम स्प्लिट होगी, दो तहें बन गई इसमें। अपर लेयर को एपीब्लास्ट कहते हैं, लोअर लेयर को हाइपोब्लास्ट कहते हैं। ये एपीब्लास्ट है और ये हाइपोब्लास्ट है, जबकि ये यॉर्क के साथ इसका जोन ऑफ जंक्शन अपीयर हो रहा है। तो एपीब्लास्ट ये रही, एपीब्लास्ट अपर लेयर, और जो लोअर लेयर है उसको हाइपोब्लास्ट कहते हैं। अब इन्होंने करना क्या है, जो एपीब्लास्ट है, अपर लेयर है, इसके सेल रीअरेंज होते हैं, माइग्रेट करते हैं, और इनसे फर्दर फॉर्मेशन होती है क्या, फ्यूचर की जो एक्टोडर्म है ये भी इसी से बनेगी, एपीब्लास्ट से, और फ्यूचर की जो मेसोडर्म है ये भी कहाँ से बनेगी, एपीब्लास्ट से। यानी एपीब्लास्ट बेसिकली फ्यूचर की एक्टोडर्म भी है और मेसोडर्म भी है, जबकि जो हाइपोब्लास्ट है इसने फ्यूचर में एंडोडर्म की जो है ना वो फॉर्मेशन करनी है, अंदर वाली जो लेयर है जिससे तमाम बॉडी ऑर्गन्स चिक के डेवलप होंगे, वो सारे इन दो तहों के ही कमालात हैं। इन्हीं के सेल्स की माइग्रेशन होगी, इन्हीं के सेल्स की मूवमेंट होगी, इन्हीं के सेल्स की रीअरेंजमेंट होगी, और जिसके नतीजे में तमाम जो लेयर्स हैं, यानी ये जर्मिनल लेयर्स जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म है, इन जर्मिनल लेयर्स की फॉर्मेशन जिन तहों से होनी, उन तहों का बनना गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। गैस्ट्रुलेशन के एंड पे हमारे पास जो और स्ट्रक्चर्स आ रही हैं वो क्या है कि जब पहले एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बन जाती है, सेल्स फर्दर इसमें मूव करते हैं, सेल्स की मूवमेंट के नतीजे में क्या है, जो कॉर्नर्स होंगे, जो मार्जिनल एरियाज होंगे वो थोड़े डार्क हो जाएंगे, जबकि जो सेंट्रल वाले जो सेल होंगे एपीब्लास्ट के, उनके नीचे एक फ्लूइड एरिया अपेयर होता है सेंट्रल पॉइंट के ऊपर, जिसको एरिया पेलोसिडा कहा जाता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि जो मार्जिनल एरिया है, जो किनारे हैं इसके, ये अभी काफ़ी जो है क्या हो चुके हैं, डार्क हो चुके हैं, सेल्स की माइग्रेशन इनकी तरफ हो चुकी है। तो ये डार्क जो है वो एरिया होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ये एरिया कहलाता है एरिया ओपेका। जबकि ये जिसमें सेल्स इतने ज़्यादा नहीं है और नीचे सारा फ्लूइड अपेयर हो गया, इसमें से लाइट पास हो सकती है, तो ये ट्रांसपेरेंट एरिया क्या बनाता है, एरिया पेलोसिडा बनाता है। तो ये हमारे पास गैस्ट्रुलेशन की स्टेजेस हैं, जो कि एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन करने के बाद तीन जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म की फॉर्मेशन कर